अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए लाइब्रेरी। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है। लाइब्रेरी आपके पास कोई भी स्टोर हाउस या कलेक्शन सेंटर होता है जहाँ पर आपके पास किसी चीज़ का स्टॉक मौजूद होता है। लाइक अगर आपके पास बुक लाइब्रेरी है तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पड़ी होगी जो आप रीड कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो डीएनए लाइब्रेरी होती है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के या स्पीशीज आप कह लें उनका डीएनए मौजूद होगा, ये जीन्स मौजूद होंगे जो हमने स्टडी करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में तो हम डीएनए लाइब्रेरीज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। लाइक हम अगर किसी चीज़ को या जीन को स्टडी करना चाहते थे तो हम डायरेक्टली डीएनए लाइब्रेरी की तरफ कंसर्न करते थे, अपना डिजायर्ड जीन वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे, आइसोलेट करते थे, देन उसकी हम फर्दर स्टडी करते थे। लेकिन जैसे हमारे पास पीसीआर टेक्निक्स आई हैं तो हम किसी भी एक जीन का फ्रैगमेंट लेते हैं या डीएनए का फ्रैगमेंट लेते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं और इजीली उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। लेकिन हम अब भी डीएनए लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है या कोई प्लांट है या कोई जानवर है तो आपको उसके डीएनए के लिए डीएनए लाइब्रेरी की तरफ कंसर्न करना पड़ेगा। अब हमारा ये टॉपिक है कि हम डीएनए लाइब्रेरीज कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक जीनोमिक लाइब्रेरी और सेकंड है सीडीएनए। ठीक है, अब हम सबसे पहले जीनोमिक लाइब्रेरी को स्टडी करते हैं। इसको हम टोटल डीएनए लाइब्रेरी भी कहते हैं। टोटल डीएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर एक मल्टी सेलुलर हो, जानदार हो, तो उसका जो एक सेल में टोटल जीनोम कंटेंट होता है या टोटल डीएनए कंटेंट होता है उसको हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो इसका कोडिंग पार्ट है वो भी आ जाएगा और नॉन कोडिंग पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एक लाइब्रेरी किसी भी सेल की बिल्ड करनी है तो अब हम उसकी तरफ आते हैं कि वो कैसे हम बिल्ड करें। स्टार्ट। अब देखें आपके पास यहाँ पे एक सेल हो, सपोज ये आपके पास किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सेल है, इसके अंदर इसका डीएनए मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू हम जो सेल के अंदर से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आइसोलेट कर लिया हमने। अब आपको पता है हम इतने बड़े डीएनए को अगर इसकी लाइब्रेरी बनाएंगे ना तो हमें अगर अपने डिजायर्ड जीन चाहिए तो इतने बड़े को स्टोर करना और इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसकी फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, इसको फ्रेगमेंट्स में चेंज कर देते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन करने के लिए इसके हमारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं या टूल्स होते हैं। लाइक हम सोनिकेशन कर सकते हैं या साउंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे रिलायबल जो ट्रीटमेंट है ना वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। ये क्या करते हैं, ये हमारे डीएनए को स्पेसिफिक जगह से रिकॉग्नाइज करेंगे और उतने पार्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और हमारे पास ये बिल्कुल रिलायबल फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। अब हमने ये फ्रैगमेंट्स अपने ग्रो करवाने हैं, इनको नंबर्स में इंक्रीज करना है ताकि हम इसकी लाइब्रेरी बनाएं और इसको स्टोर कर सकें। इसके लिए हमारे पास होते हैं प्लाज्मिड। लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के टूल्स यहाँ पे हम यूज करेंगे। हमारे पास प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में मौजूद होता है, यीस्ट में मौजूद होता है। इसके अलावा हम इसको आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं और हम और भी डिफरेंट आर्टिफिशियल टूल या ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी यूज कर सकते हैं, बट ये बहुत ईजी है। अब जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने अपना डीएनए फ्रेगमेंटेशन के लिए यानी कि यूज किया था उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यहाँ पे यूज करेंगे जो इसको कट कर देगा सेम पार्ट को रिकॉग्नाइज करके। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना जो डीएनए है ना फ्रेगमेंट्स उसके वो प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करवाने हैं। तो हम यहाँ पे इसकी लाइगेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, लाइगेज एंजाइम के थ्रू। अब लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, हमारे पास ये प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड को और यहाँ पे जो हमारा सर्कुलर फ्रेगमेंट
कोऑर्डिनेट वाला डीएनए है उसको जोड़ देगा, ठीक है, बाइंड कर देगा। अब हमने इसको ग्रो करवाना है। आपको पता है कि प्लाज्मिड हमेशा किसी वेक्टर के अंदर या होस्ट के अंदर ही ग्रो करेगा, तो हम यहाँ पे अपना होस्ट जो है ना बैक्टीरिया के अंदर इसको प्लेस कर देंगे। बैक्टीरिया के अंदर हम इसको इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि यहाँ पे अपनी नंबरिंग बढ़ा ले। अब हम बैक्टीरिया को क्या करेंगे, एक पेट्री डिश के अंदर, ठीक है, एक हम पेट्री डिश लेंगे, उसके अंदर बैक्टीरिया को हम ग्रो करवाएंगे। यहाँ पे इसको जो भी डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे बैक्टीरिया अपनी एक कॉलोनी बना देगा, खुद के नंबर्स को इंक्रीज कर देगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया खुद को ग्रो करेगा वैसे हमारा डिजायर्ड जो फ्रेगमेंट है डीएनए का वो भी अपनी तादाद को बढ़ा लेगा। अब हमने यहाँ से यानी कि ये हमारे पास एक लाइब्रेरी बन गई। अब हम इसको स्टोर कर देंगे। अब हम कोई भी अपना डिजायर्ड जीन चाहते हैं जिसकी हम स्टडी कर सकें, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक प्रोब होता है जो एक प्राइमर होता है, इसको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं और इसको रेडियो एक्टिव हम लेबल कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम प्राइमर को देखें तो प्राइमर हमारे पास प्रोब है, ठीक है ना। अब हम अपना डिजायर्ड जीन यहाँ से कोई एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है। हम अपनी सारी लाइब्रेरी को डिस्टर्ब करने के बजाय इस मेम्ब्रेन को इसके ऊपर रखते हैं और कुछ जो इसके साथ बैक्टीरिया की कॉलोनी है ना वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अब आपको पता है जो हमारे पास डीएनए होता है ना वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब डबल स्ट्रैंड के साथ जाके तो प्राइमर अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जाके लेना अटैच होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले डीएनए को डीनेचर करते हैं हम, उसके बाद ये सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है। देन हम अपना प्रोब इसके ऊपर थ्रो करेंगे। ये प्रोब क्या करेगा, अपने डिजायर्ड जो जीन होगा या कॉम्प्लीमेंट्री जो जीन होगा ना उसके अगेंस्ट आके ये अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पे ग्लो देना स्टार्ट कर देगा। लाइक ये हो तो यहाँ पे अगर हमारी कॉलोनी है या डिजायर्ड जीन हो इंटरेस्ट है तो यहाँ पे ये अटैच होकर ग्लो देना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फर्दर मेथड्स के लिए इसको स्टडी करेंगे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसकी सेकंड टाइप है cDNA लाइब्रेरी। अब हमारे पास जो जीनोमिक या टोटल डीएनए लाइब्रेरी है उसमें हमारे पास एक डिफेक्ट है कि उसमें हम अगर अपने डिजायर्ड जीन स्टडी करना चाहते हैं एक फ्रैगमेंट में तो उसमें हमें उसके साथ जो लाइब्रेरी बनानी पड़ती है तो नॉन कोडिंग पार्ट जो होता है उसको भी ट्रीट करना पड़ता है और उसको भी हैंडल करना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता है हमें अपने कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट्स को इकट्ठा हैंडल करना। उसके लिए क्या करते हैं हम एक सेकंड टाइप कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी यूज करते हैं। अब आपको पता है हमारे पास जो एक सेल होता है उसके अंदर जीन्स जो है वो एमआरएनए में चेंज हो जाते हैं ताकि वो प्रोटीन्स बना सके, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन और इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सपोज हमारे पास ये एक सेल है और ये इसका डीएनए है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। अब इसके जो जीन्स थे उन्होंने यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनाए। साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ ऐसे टूल्स को यूज किया लाइक हमारे पास एक एंजाइम है रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज। उन्होंने आरएनए को यूज किया बैक डीएनए में चेंज करने के लिए, ताकि हम सिर्फ हमारा जो कोडिंग पार्ट है उसकी लाइब्रेरी बनाएं और उसको इजीली स्टडी कर सकें। अब हम डिफरेंट टूल्स को यूज करके यहाँ से अपना आरएनए उसके फ्रेगमेंट्स जो हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ट्रांसफर या राइबोसोमल आरएनए भी कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा एमआरएनए पे इसलिए है क्योंकि ये जीन्स को इजीली कोड करने में हमारे लिए आसानी होगा जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो अब हम करते क्या है इसमें, हमें पता है कि जब भी एमआरएनए खुद को मॉडिफाई करता है तो खुद के लास्ट में ये पॉली ए टेल बना देते हैं, हम इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड बनाने के लिए हम इसके अगेंस्ट एक प्राइमर डिजाइन करते हैं जिसको हम ओलिगो डीटी प्राइमर कहते हैं। इसमें हमारे पास थायामीन होगा, ठीक है। आपको पता है डीएनए में और आरएनए में सिर्फ यही फर्क होता है बेसिकली कि यहाँ पे यूरासिल लगा होता है और डीएनए में हमारे पास थायामीन होता है। तो हम एक प्राइमर डिजाइन करते हैं जिसमें हमारे पास थायामीन लगा होगा और ये इसके एडेनिन के साथ बॉन्ड्स बना देंगे, ठीक है। ओके, अब हम इस स्ट्रैंड को जो इस लाइब्रेरी को cDNA लाइब्रेरी नेम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड स्ट्रैंड बनता है आरएनए के कंप्लीमेंट्री होता है, इसलिए हम इस लाइब्रेरी को cDNA यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए का नेम देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको हम थ्रो करेंगे यहाँ पे, वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, साथ इसके डीएनटीपीज भी ऐड करनी है ताकि वो इसका सेकंड स्ट्रैंड बनाने में इसको हेल्पफुल हो और ये खुद का सेकंड स्ट्रैंड इस तरह 3 प्राइम एंड में बनाना स्टार्ट कर देगा। ये 5 प्राइम एंड है। ओके, हमारे पास 5 to 3 न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। सपोज हमारे पास ये अब एक डबल स्ट्रैंड है। अब हमारे पास ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए का है और सेकंड वाला हमारे पास डीएनए का है। अब हमें तो चाहिए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आरएनएज एच इसको यूज करते हैं जो कि डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि हमने इसको फुल्ली डाइजेस्ट नहीं करना है, इसको पार्शियली मीन्स कि हमें सिर्फ यूरासिल वाला पार्ट नहीं चाहिए, हम उसको डाइजेस्ट करवाना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये डाइजेशन करने लग जाएगी। अब यहाँ पे और क्या होगा, हम साथ में ना पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करेंगे। आपको पता है पॉलीमरेज को अगर प्राइमर मिल जाए तो ये डीएनए के अगेंस्ट अपना एक सेकंड स्ट्रैंड बनाने लग जाता है। तो यहाँ पे जब पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा, इसको प्राइमर मिला होगा तो ये इस तरह स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हमारे पास अब ये सेकंड स्ट्रैंड आ गया। तो अगर हम अब डीएनए का स्ट्रैंड बनाए फुली तो हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। अब हमारे पास डीएनए आ गया। बाकी प्रोसेस हमारा सेम रहेगा जैसा हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में या टोटल डीएनए लाइब्रेरी में पढ़ा था कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू इसके फ्रैगमेंट्स बनाएंगे, देन उसको प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर देंगे और बाकी प्रोसेस हमारा फर्दर सेम रहेगा। अब हम कंप्लीमेंट्री डीएनए ज्यादा यूज करते हैं सिर्फ मल्टी सेलुलर या यूकैरियोटिक सेल्स के लिए। या ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब हमारे पास आपको पता है अगर प्रोकैरियोटिक के लिए करेंगे तो उनमें उनका सिंगल सेल होता है और वहां पे ज्यादातर एक्सोनिक रीजन ही होता है, उनका सारा जेनेटिक रीजन ही होता है, तो हमें उसके लिए cDNA की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन
ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है अगर हम किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए स्टडी करना चाहते हैं और हमें इजीली इसको हैंडल करना भी आएगा और हमें सिर्फ फिर अपना जो डिजायर जीन होगा उसको ही स्टडी करने के लिए और उसके ऊपर ही हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ना कि जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको भी हमें संभालना पड़ेगा।